आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की संख्या कम करने जा रही। हिमाचल प्रदेश में अब सवाल जो है सिर्फ ये नहीं है कि सरकार के पास कितने अफसर होने चाहिए, सवाल ये है कि सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ को आखिर रोका कैसे जाए। एक तरफ राज्य की वित्तीय स्थिति लगातार दबाव में है, राजस्व घाटा जो है हजारों करोड़ का है, कर्ज और ब्याज का बोझ वो बढ़ रहा है, वेतन पेंशन जैसे खर्च जो है बजट की बड़ी हिस्सेदारी खा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को जो है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का फायदा दिया, जिसे मुख्यमंत्री खुद किसी भी कीमत पर बंद न करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में अब सरकार ने एक और बड़ा रास्ता चुन लिया, अफसरों की संख्या घटाने का। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर को छोटा करने की तैयारी है। सरकार का तर्क है कि जब तक एक अधिकारी के पास पर्याप्त काम नहीं है तो फिर उस पर होने वाला खर्च क्यों उठाया जाए। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है प्रोफेसर, असल सवाल ये है कि क्या अफसरों की संख्या घटाकर हिमाचल प्रदेश जो है अपने वित्तीय दबाव को सच में कम कर पाएगा, या फिर ओपीएस, पेंशन, ब्याज और बढ़ते कर्ज का बोझ इतना बड़ा है कि सरकार को आने वाले दिनों में और भी कई कड़े फैसले लेने पड़े। ओवर टू यू। देखिए विशाल, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की अकेली नहीं है। हिमाचल प्रदेश को हम उसका एक न्यूज़ पॉइंट मानकर चल सकते हैं, लेकिन ये कहानी ये बताती है कि आने वाले वक्त में क्या एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म सरकार को करना पड़ सकता है। क्या आने वाले वक्त में जो टॉप लेवल की जो जॉब्स हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इस तरह के जो एग्जाम्स हैं, उनके लिए क्या पूरा ढांचा बदला जा सकता है? क्या इन नौकरियों की संख्या आगे आने वाले वक्त में कम की जा सकती है? और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की जिसकी बार बार हम बात करते हैं, उसका रास्ता यहाँ से क्या निकलता हुआ दिखाई देगा। अब सरकार का साफ तौर पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें तो सरकार का कहना है कि साहब 200 करोड़ रुपए बचेंगे अगर हम कुछ जो आईएएस, कुछ आईएफएस और कुछ आईपीएस लोगों को जो है, या हम अपना जो स्ट्रेंथ है, सैंक्शन जो पद हैं, उसको अगर हम कम कर देंगे। आईएएस 153 है, 130 करने की बात है, आईएफएस 118 से 83, और आईपीएस को लेकर भी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जो सीएम हैं, उन्होंने कहा कि ये भी 96 जो पद हैं इनको हम कम करना चाहते हैं। आपने बात की कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार संकट में है, कैश स्टार्व्ड है, मतलब नकदी की कमी है, खजाने की हालत खस्ता है। स्थिति ये है कि डेट जो है हिमाचल प्रदेश का विशाल, वो 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है, और सरकार जो 100 रुपये खर्च करती है उसमें 25 रुपये आप समझिए सैलरीज पर जाते हैं, 20 रुपये जो है वो पेंशन पर जाते हैं, 12 रुपये इंटरेस्ट पर जाते हैं, और 10 रुपये जाते हैं डेट के रीपेमेंट पर, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए जो कर्ज लिया उसके ब्याज की अदायगी के लिए। उसका प्रिंसिपल पे 10 रुपए जा रहा है, 12 रुपए जा रहे हैं उसके इंटरेस्ट पर, तो 22 रुपए तो आप डेट सर्विसिंग पर चुका रहे हैं, और आपका 25 और 20 हो गया, आपका 45 रुपए आप चुका रहे हैं सैलरी और पेंशन पर। तो अब आप बताइए कि बाकी आपको सड़क, स्कूल, हेल्थ केयर, जन कल्याण, जिसमें तमाम सारी वहाँ पर भी आकर कई सारी ऐसी वेलफेयर स्कीम आ जाती हैं जो सरकार को चलानी पड़ती हैं, इन पर आपको खर्च करने के लिए पैसा बचता नहीं है। और बहुत थोड़े से अधिकारियों को हटाकर अगर सरकार ये कह रही है कि साहब 200 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं, तो अगर आप पैन इंडिया इसको देखें, मेरा बड़ा सवाल इसी बात को लेकर कि क्या आने वाले वक्त में जो देश के दूसरे राज्य हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र है, बिहार हो गया, इस तरह के जो बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु हो गया, इस तरह के बड़े राज्य भी क्या इस तरह की डिमांड कर सकते हैं? क्योंकि राज्यों में कर्ज के स्तर जो है वो तमाम राज्यों में स्थितियां यही हैं, और अगर ये किया जाता है तो क्या केंद्र सरकार को फिर कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं जो कि पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेटिक। अब जैसे सुक्खू सरकार का ये कहना है कि साहब बहुत सारे जो आईएएस और आईपीएस या आईएफएस हैं, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आईएफएस से मतलब हो गया वहाँ के फॉरेस्ट सर्विसेज के अफसर, तो बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जिनके पास काम ही नहीं है, खाली बैठे हैं। लेकिन ये स्थिति क्या दूसरे राज्यों में भी है? जिन राज्यों में, और इसको लेकर देखिए पब्लिक परसेप्शन हमेशा जो बड़े अफसर हैं उनको लेकर हमेशा, अगर आप देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था या लोगों के कामकाज क्या जमीन पर हो पाते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते, क्या उनके लिए कोई एग्जैक्ट डिलीवरी सिस्टम मौजूद है, उसका जवाब ज़्यादातर अगर आप लोगों से बात करेंगे तो वही आएगा कि साहब काम करने जाओ तो दफ्तरों के चक्कर काटते फिरें।
तो जिला मुख्यालय से लेकर और आपके राज्यों के राजधानी तक लोगों की, आम लोगों की क्या समस्याओं का निराकरण कर पाने में जो ब्यूरोक्रेसी है ये सक्षम साबित हुई है। और तमाम तरह के आपको उदाहरण मिलेंगे, मतलब अगर आप 4-5 साल देख लीजिए या पीछे से आप अब तक देख लीजिए, जहां ये पता चलता है कि साहब प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से लचर और फेल साबित हुई है बार बार। सर, आपने जो बात कही उसको मैं सपोर्ट करता हुआ दिखता हूं, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि तमाम देश के इकोनॉमिस्ट और ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट को भी हम लोगों ने कवर किया बीते 1 साल में। तमाम लोगों ने कहा कि इस देश की सबसे, अगर मूलभूत, अगर आप समझिए कि सबसे बड़ी एक चुनौती समझिए, एक कारण समझिए, थोड़ा अगर लगाड़ अगर हम लोग जो साबित हो रहे हैं उसके पीछे कारण है लाल फीताशाही। तो उसको दुरुस्त करने के लिए जो है कहा गया कि जिस तरह से रोड ब्लॉकर्स की तरह ये लोग काम करते हैं, या कई बार हम लोगों ने उदाहरण देखा कि कई लोगों ने जो है, बहुत अच्छा एक रील वायरल भी हुआ था सर, कस्टम्स विभाग का मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक जो है बिजनेसमैन ने कहा कि इतना यहाँ पर काम है, इतना यहाँ पे पेपर वर्क है, इस तरह से जो है अफसरवाद जो है हावी है, कि मुझे लगता है कि इस देश से जो अपने कारोबार को समेट लेना चाहिए और बाहर जाकर ही जो है कारोबार करना चाहिए। क्या आप सहमत हैं सर कि लाल फीताशाही अभी भी हावी लाल है? फीताशाही बिल्कुल अपने चरम पर है। चरम पर कह लीजिए उसको। दूसरा बड़ी चीज ये है कि क्या आप डिलीवर कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में अफसर अपॉइंटेड हैं पूरे देश भर में, 5,500 के आसपास हैं। हाँ, केंद्र सरकार से लेकर राज्यों तक, जिलों तक, एक के बाद एक आपका पूरा मल्टी लेयर्ड सिस्टम बना हुआ है। और लोगों की अगर आप समस्याओं को देखेंगे, चाहे आप बड़े शहरों में आ जाइए, चाहे आप छोटे शहरों में चले जाइए, लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, बढ़ रही हैं। रिश्वत को अगर आप देख लीजिए, ब्राइबरी को देख लीजिए, उसमें आपको कहीं कोई देश में हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहां आपको ये लगे कि नहीं साहब यहाँ मामला ठीक है। पूरा नीचे से टॉप टू बॉटम आप देखिए, जो रिश्वत का जो चक्र है वो पूरी तरह से सर, एक फैला बानगी हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है यूपीएससी से मतलब रैंक बहुत अच्छा मिला उनको, आईपीएस में, माफ़ कीजिएगा, आईपीएस में उनकी जो है नियुक्ति भी हो गई, अभी वो ट्रेनिंग में है। और उन अफसर साहब को लेकर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी फील्ड में आए भी नहीं है, मतलब समझिए कि वो अभी सीख साख ही रहेंगे कैसे काम करना है, आईपीएस का क्या काम है। उसी दौरान जो है 1 करोड़ रुपए घूस को लेकर जो है उनका जो है रोज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में जो मामला चल रहा है सर, ये हालत है इस देश का। आप स्टेट पीसीएस का देख लीजिए, राजस्थान से जो है एक खबर आती है कि वो मॉक टेस्ट में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ तो बड़े ऊंचे वैल्यूएशन मोरल की बात वो करते हुए दिखते हैं कि नहीं हम देश में जाएंगे, हम सिस्टम में जाएंगे तो देश को बदल देंगे। और पता चलता है कि फर्स्ट पोस्टिंग में 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 60 लाख रुपए को जो है कैश लेते हुए पकड़े जाते हैं। तो क्या, जिस तरह से मुझे याद है, मैं खुद भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रह चुका हूं सर, पेपर को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें कहा गया था कि एथिक्स मोरालिटी वाला भी एक जो है आपका जो है एक पेपर देना पड़ेगा। बड़े अच्छे अच्छे 20-20, 30-30 सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा कि बताइए आप अगर फला जिला के कलेक्टर होंगे और आप किसी शादी में आपका कोई व्यक्ति आएगा और आपसे बोलेगा कि भाई 50 किलो चीनी दे दीजिए, तो उस समय आपकी क्या तार्किक काम करेगी, मोरल क्या काम करेगा, जब उस समय जो है चीनी को लेकर क्राइसिस हो। ऐसे ऐसे सवालों के जवाब जो है एस्पिरेंट से पूछे जाते हैं, उसका बड़ा लच्छेदार तरीके से जवाब दिया जाता है, और फर्स्ट पोस्टिंग में 1 करोड़ 100 करोड़ रुपए घूस लिए जाते हैं। कैसे देश बदलेगा सर? नहीं, बिल्कुल। और रिश्वत के मामले में अगर कहा जाए तो जाहिर तौर पर चीज़ें जैसी बता रहे हैं। इनफैक्ट देखिए, सरकार तमाम जो अफसरों के, चाहे न केवल केंद्र सरकार के जो बड़े अफसर हैं इनके लिए, बल्कि राज्यों में भी आपको अपने हलफनामे भरने पड़ते हैं, सरकार को जमा कराना पड़ता है। एसेट डिक्लेरेशन हर साल, एसेट डिक्लेरेशन। उसके बावजूद जिसके यहाँ छापा पड़ जाता है, थोड़ी बहुत छानबीन करके, उसके यहाँ करोड़ों की, बल्कि बाबू चपरासी लेवल के लोगों के करोड़ों की संपत्ति निकल आती है। तो सवाल एक ये पैदा हो जाता है विशाल, कि जो लोग हलफनामे दे रहे हैं, क्या उनका, मान लीजिए मुझसे हलफनामा मांगा, मैंने अपना उठाया और भर के भेज दिया, लेकिन क्या उस हलफनामे को क्रॉस चेक किया जा रहा है? क्या ग्राउंड पर जाकर ये देखा जा रहा है कि किसी एक आईएएस या एक आईपीएस या दूसरे अफसर ने कितना पैसा जमा कर लिया है, कितनी जगहों पर बंगले, कितने बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए? कई मामलों में ऐसे लोग पकड़े भी गए। सर, वो हलफनामा जानते हैं कब चेक होता है? जब आपके यहाँ छापा पड़ेगा तो उससे मिलान किया जाता है कि अच्छा आपने हलफनामे में लिखा कि 1 करोड़ की संपत्ति है, अब पाया गया 100 करोड़। फिर वो एक्सरसाइज फ्यूटाइल एक्सरसाइज एग्जैक्टली सर, कि जिसका कोई पर्पस नहीं। आपसे पूछा गया, आपने जो मन में आया, या आपकी संपत्ति 100 करोड़ है, आपने उठा के 1 करोड़ बता दी,
99% आप संपत्ति को अपनी को छिपा गए, या आपने जो दूसरों के नाम से अपनी संपत्तियां कर ली। इन चीज़ों को चेक करने की जिम्मेदारी नहीं हुई। दूसरी बात एक बड़ी विशाल ये है कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है, पॉलिसी बनाने का काम नेताओं का कम है, ब्यूरोक्रेट्स का ज़्यादा है। बोला जाता था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। हाँ, पूरे के पूरा जो आपका पॉलिसी मेकिंग है उसमें नेताओं की मदद अफसर करते हैं। नेता आपका मोटे तौर पर उन्होंने एक राय मशवरा दे दिया ज़्यादातर चीज़ें फ्रेम करने का, लेकिन क्या जो पॉलिसी बनती है वो वाकई लोगों के हित में काम करने के योग्य हैं, या पॉलिसी इस तरह से बनाई जाती है ताकि कुछ सर्टेन तबकों को फ़ायदा हो सके और बाकी जो आम आदमी जो उसके सेंटर में उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और हम लोग कई बार देखते हैं कि आज पॉलिसी आई, 4 दिन बाद उठाया और उसको पॉलिसी को वापस ले ले, जैसे ही उसको लेकर एक रार मची। सर, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इतना अच्छा तरीका आपने समझाया था कि सरकार के बाबू लोगों को समझ ही नहीं आया कि जो पेपर हम लोग जो है जनता को दे रहे हैं उसके एवज में बैक साइड में उतना सोना जो है स्टोर करें, बाद में सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये तो है पॉलिसी मेकर्स का सोच। अब मैं एक वानगी बताता हूँ। एक जगह एक सड़क बन रही है, सड़क जो है उसकी चौड़ाई 80 फुट है, नाम भी उसका 80 फुट के नाम से है कि 80 फुटा रोड है। एनक्रोचमेंट के जरिए वो सड़क रह गई है 30 फुट 40 फुट की, 35-40 फुट की होगी। अब उसमें 3-4 फुट बल्कि 5 फुट के आसपास का किसी ने पॉलिसी बनाई या किसी ने तय किया कि यहाँ डिवाइडर बना दिया जाए, 5 फुट की जगह घेर कर वो डिवाइडर, दोनों तरफ सड़क खत्म है। अब दोनों तरफ उस सड़क पे जाम लगने लगा है। तो आप समझिए कि कौन अफसर हैं जो इस तरह की बिना सोची समझी पॉलिसीज़ को अप्रूवल देते हैं। और इसीलिए मतलब देश की जनता बहुत ज़्यादा कई बार देखते हैं, बार बार आंदोलन होते हैं कि त्रस्त आती हुई नज़र आती है कि साहब ये जो जिनको बिठाया गया है क्या वो वाकई डिलीवरी दे पा रहे हैं। और इसीलिए बात ये भी आती है कि जितने पद सैंक्शन हैं वाकई उनमें से कितनों की ज़रूरत है, क्या पदों को श्रिंक करना जरूरी है, किस तरह से इस ब्यूरोक्रेसी में बड़े रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। तो ये कई सवाल ऐसे पैदा हुए हैं जो सुखविंदर सुक्खू सरकार के एक फैसले के बाद अब बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सर अब दूसरा पक्ष भी समझ लेते हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो है पदों की संख्या श्रिंक हो जाएगी, तो मैं लगातार देख रहा हूँ हो जाएगी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हो सकती है, करनी पड़ेगी आगे चल के सरकार को। सही बात है। स्टेट्स अगर रिक्वायरमेंट अपनी कहेंगे कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट 100 से 50 हो गई है, तो भाई केंद्र सरकार या यूपीएससी उतनी वैकेंसी निकालेगा ही नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन सर एक वर्ग ये भी है इस देश का जो ये कहता है कि एक समय था, हमारे पिताजी के समय में 2-2 हज़ार या समझिए कि 1.5 हज़ार जो है पोस्ट निकलते थे आईएएस के, आईपीएस के, आईएफएस के, यानी यूपीएससी के फॉर्म से निकलते थे, तो कहा जाता था कि 1500 की वैकेंसी आई है, 2200 की वैकेंसी आई है। अब हालत ऐसी है सर कि 600, 700, 800 के आसपास ही वैकेंसी आती है। अगर ये स्थिति रही तो इस देश का एक बड़ा वर्ग है, 20 से 25 लाख समझिए, कि जो हर साल जो है यूपीएससी का पीटी का जो फॉर्म वो बढ़ता है, उसको ये लालसा है कि मैं बाबू बनूं, जो है लाल बत्ती वाला वो चीज़ तो वीकेंड लाइट खत्म हो गई, लेकिन वो जो है अमला जामा ये समझ रहे हैं ना कि बड़ा बंगला, फोर्स और ये सब तमाम सुख सुविधाओं को भोगूं, देश की भी सेवा करूं, उनको तो बड़ी निराशा होगी। निराशा होगी और निराशा होनी भी चाहिए। इस देश का फ्यूचर विशाल 600 या 700 आईएएस या जो अगर हम यूपीएससी के जो पद टोटल निकल रहे हैं उसमें निहित नहीं है। ना इस देश का फ्यूचर निहित है, ना इस देश का हित निहित है इस चीज़ में जी। अगर 23 लाख 24 लाख अगर बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी राज्य के पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो वाकई एक चिंताजनक स्थिति है। और ऐसी चिंताजनक स्थिति है जिस पर इस पूरे 70 साल के आज़ादी के बाद के, बल्कि हमने 80वां आज़ादी की सालगिरह मनाई, इस पूरे पीरियड में किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि क्या हम अगले 10 साल, अगले 5 साल, अगले 3 साल में इतनी व्यापक नौकरियां पैदा कर पाएंगे। क्या सरकार इतनी नौकरियां दे सकती है? क्या 600 नौकरियों के उसमें एवरेज में आपके 23 लाख या 20 लाख भी अगर आप मान लीजिए लोग एस्पिरेंट आ रहे हैं, क्या उनको भरा जा सकता है? ये लोग 4 साल, 5 साल या 6 साल तैयारी करने के बाद कहाँ खपेंगे? इनके रिहेबिलिटेशन, अगर मैं वर्ड यूज़ करूं, इनके रिहेबिलिटेशन की क्या सरकार के पास योजना है? एक वक्त हुआ करता था जिलों में रोजगार कार्यालय हुआ करते थे। आप रोजगार कार्यालय जाइए, वहाँ से एक नंबर ले लीजिए,
अपना नाम बता दीजिए, अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ फॉर्म देकर एक नंबर ले लीजिए, बैठे रहिए। उसके बाद उन रोजगार कार्यालयों ने आज तक क्या काम किया, ईश्वर जाने कि आज तक क्या हुआ। तो इस देश की नौकरियों की समस्या, आपके 600-700 पोजीशन जो आईएएस की निकलेंगी, या राज्यों में मान लीजिए 800-700 की पोजीशन निकल रही है, वो कभी पूरी नहीं कर पाएंगी। और ना इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरह की व्यवस्था क्रिएट करनी चाहिए सरकारों के जरिए, जहां पर कि लोग इस बात के लिए, और देखिए वित्त मंत्री ने अभी बयान दिया कि आपने बीए कर लिया, बीए के बाद एमए कर लिया, अब एमए के बाद क्या करेंगे। तो सरकारी नौकरियों में उनको जाना चाहिए जिनको वाकई लगता है कि वो पॉलिसी में काम करने के लायक हैं या करना चाहिए। टेक्नोक्रेट्स को जाना चाहिए जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो फील्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई सरकार कभी ना कभी एक दृढ़ निश्चय इस तरह का लेगी, जहां पर इस देश के जो सरकार, जैसे अब मोदी सरकार तमाम तरह के रिफॉर्म किए, आपके इकोनॉमी से लेकर नेशनल सिक्योरिटी तक, कोई सरकार ऐसी भी आएगी जो इस पूरे के पूरे जो फ्रेमवर्क है इसको आमूल चूल तरीके से विशाल बदलाव करेगी। लेकिन सर, ले ऑफ के दौर में समझिए हम लोग समझते थे कि सरकारी नौकरी और खासकर क्लास 1 सर्विसेज के जो लोग हैं उनकी नौकरी कहाँ जाएगी, वो एक तरह से ले ऑफ वाली ही खबर है सर। जिस तरह से हम लोग अमेजन में या जिस तरह से हम लोग प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं कि तमाम कंपनियां जो कहती हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो हैं इस वजह से मूड माहौल ठीक नहीं, सरकार की नौकरियों के पीछे भागने का जानते विशाल सबसे बड़ा तर्क क्या है, सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी। सरकार में आप एक बार घुस जाइए, अब आपके 60 साल तक कम से कम आपकी जीवन सुनिश्चित, विदाउट पैसा सुनिश्चित, अकाउंटेबिलिटी नियर टू जीरो, पेंशन, और आपके पास अतिरिक्त अवसर है अंधाधुंध पैसा कमाने का। ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो हर बच्चे को या तमाम बच्चों को खींचते हैं इस तरफ कि गुरु एक बार पीएचडी की है, उसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है कि किसी तरह से आप इस सिस्टम का हिस्सा हो जाएं, जहां 60 साल तक अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप बैठिए और पैसा कमाइए हर महीने। जिस दिन आप सरकारी नौकरियों को वल्नरेबल बना देंगे, जिस दिन आपकी अकाउंटेबिलिटी के आधार पर, जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत दिन से मेरे दिमाग में ये आइडिया था, जब सरकार अग्निवीर लेकर आई, 4 साल की आपने सर्विस का प्रॉमिस किया, उसके बाद आप बाहर जाइए, हम 25% को एकोमोडेट करेंगे, बाकी लोगों को हम आरक्षण देंगे कि साहब आप सीएपीएफ में जाते हैं या स्टेट पुलिस में जाते हैं, आपको एक कोटा है 25%, 20%, जो राज्य चाहे जैसे। जिस दिन आप इस तरह की चीज को आप बाकी की सर्विसेज में ले आएंगे कि साहब हम आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को भी अग्निवीर की तरह से रिक्रूट करेंगे कि 5 साल आप सर्विस कीजिए, आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा, आपने कितना काम किया, टाइमली डिलीवर किया कि नहीं, आप जिन क्षेत्रों में रहे वहां लोगों के रिव्यू क्या हैं। जब कोई नेता 5 साल में चुनाव में उतरता है तो लोग रिव्यू करते हैं कि साहब आपने सड़क नहीं बनवाई, मेरा वोट नहीं है आपके लिए। तो जिन अधिकारियों ने जमीन पर काम नहीं किया उनका भी इसी तरह का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हो, और 5 साल के बाद फिर सरकार देखे कि एक्सटेंशन करना कि नहीं तो आप बाहर, आपको 15-20% का जो कोटा मिल सकता है या आप कॉर्पोरेट में जाइए। 5 साल अगर आपने सरकार की सर्विस की तो आपने फील्ड में काम किया, आपने पॉलिसी लेवल पे काम किया, और अगर आप दुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं, तो कॉर्पोरेट आपको खपा लेगा, जैसा तमाम रिटायर्ड आईएएस को तमाम कंपनियों के बोर्ड में चले जाते हैं। एग्जैक्टली वो देखने को मिलता है। तो ये अग्निवीर जैसी स्कीम यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जो तमाम सरकारी पद हैं, इसमें सरकार को लेकर आने की जरूरत है। हालांकि सर अग्निवीर का भी बहुत पुरजोर विरोध हुआ था इस देश की तमाम जो नहीं, लेकिन अब आप समझिए कि नेपाल के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उनको भारत में अग्निवीर में अग्निपथ जो स्कीम है उसमें पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे नेपाल सरकार। अभी भारत के जो आर्मी चीफ हैं वो नेपाल के दौरे पे थे, तो आप ये समझिए कि वो स्कीम एक सक्सेस के तौर पर आ रही, जहां जो सीएपीएफ है उनमें सरकार कह रही है कि हम 50% तक आपको आरक्षण दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जहां आप इन सर्विसेज को वल्नरेबल बनाएंगे, लोगों का अट्रैक्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो एक वक्त था सर कि जब स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया की तरह से जो है आईएएस, आईपीएस और जो है क्लास 1 सर्विसेज को देखा जाता था, उनको अब समझिए कि मात्र 80 सालों में मैं समझ रहा हूँ कि उनको अब एक बोझ के तौर पर जो है अब देखा जाने लगा है। कहा जा रहा है कि अगर इनको हटा दें तो 200 करोड़ रुपये बच जाएंगे। कोई राज्य जैसे कह रहे हैं प्रवीण जी कि 80 सांसदीय है ना सर, 80 जिला है ना यूपी में, अगर वहाँ से अगर ये मांग उठने लग गई, बिहार में 38 जिला है, अगर वहाँ से डिमांड उठने लग गई तो समझ जाइए कि क्या होगा। अगर बोझ जैसी स्थिति होने लगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।